दिल्ली में चुनाव हो रहे हैं और ये चुनाव 5 फरवरी को होंगे। 8 फरवरी को चुनाव के नतीजे आएंगे। आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी के अलावा इस चुनाव में AIMIM वो भी अपनी कुछ सीटें लड़ा रहे हैं। साथ ही JDU और चिराग पासवान की पार्टी भी आज चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के साथ यानी NDA के साथ मिलकर के एक एक सीट पर चुनाव लड़ रही है। अभी दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की पार्टी, आम आदमी पार्टी की हुकूमत है। हम थोड़ा सा इस चुनाव से अलग बात यहाँ करेंगे कि देश की राजनीति में लोग जानते ही हैं, समझते हैं, सब जानकारी है लोगों को। आखिर हुआ क्या था जो आम आदमी पार्टी वजूद में आई? ऐसा क्या हुआ था कि 2014 में कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से जनता ने रिजेक्ट कर दी थी? आपको याद होगा उड़ीसा के कंधमाल में बहुत बड़े दंगे हुए थे क्रिश्चियंस के खिलाफ, ईसाइयों के खिलाफ दंगे हुए थे। वहाँ बहुत सारी लोगों की जान गई थी, चर्चों को आग लगा दी गई थी, कई गांवों को तबाह कर दिया गया था। उन दंगों में RSS, राष्ट्रीय स्वयं संघ, इनके लोगों का नाम आया था। दारा सिंह नाम के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया था। बहुत हाईलाइट हुआ था दारा सिंह का केस। बाद में उसको सजा भी हुई, उम्र कैद की। जब ये दंगे हुए उड़ीसा में तो उसके बाद देश में, क्योंकि देखें माइनॉरिटीज के खिलाफ देश में बहुत सारे कौमी फसाद हुए। अगर 1947 से अब तक देखें तो लाखों दंगे हुए। सिख समाज के खिलाफ 1984, मुसलमानों के खिलाफ तो खैर अनगिनत है। फिर ये ईसाइयों के खिलाफ हुआ था। ईसाइयों के खिलाफ जब ये कंधमाल में दंगे हुए तो उसके बाद केंद्र की सरकार ने दंगों की जांच कराने के लिए, और जो जगह जगह धमाके हो रहे थे, ये बड़ा खतरनाक दौर था भारत में जब आतंकवादी वारदातें बहुत होती थी। तो सरकार ने एक टीम बनाई, ATS, मुंबई ATS। और मुंबई ATS के जो चीफ थे वो थे हेमंत करकरे। 2008 में ये टीम बनाई गई थी और हेमंत करकरे के साथ पूरी इस टीम ने कई सारे मामला की जांच की। अच्छा, हेमंत करकरे को 2008 में ATS का चीफ बनाया गया था और 2008 ही में 26 नवंबर 2008 को उनकी हत्या कर दी जाती है, 7-8 महीने के अंदर। लेकिन ये जो 7-8 महीने का हेमंत करकरे और उनकी टीम का कार्यकाल था, ये भारत की राजनीति का बड़ा अहम एक कड़ी है। हेमंत करकरे की ATS की टीम ने थाने, वाशी, पनवेल और 2008 में मालेगांव ब्लास्ट की जांच की, जिसमें मालूम हुआ कि धमाके करने वाले कौन लोग हैं, देश में आतंकवादी घटनाएं करने वाले कौन लोग हैं। उससे पहले मीडिया और एजेंसियां और सरकार ये सब मिलकर के एक समुदाय विशेष के लोगों को पकड़ के आरोपी ठहरा देती थी और फिर वो बाद में लंबे लंबे वक्त तक जेलों में पड़े रहते थे। 15 साल, 18 साल, 20 साल, 26 साल बेगुनाह जेलों में पड़े हुए हैं। मालूम हुआ बाद में जाकर के वो बरी हो रहे हैं, 26-26 साल में ये आरोप मुक्त किए जाते हैं। जब थाने, वाशी, पनवेल और मालेगांव धमाकों की जांच ATS की टीम, हेमंत करकरे की टीम ने की,
तो उसमें साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, स्वामी अमृतानंद, रिटायर्ड मेजर रमेश उपाध्याय और सर्विंग आर्मी ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद श्रीकांत पुरोहित, इन लोगों के नाम सामने आए कि ये लोग हैं जिन्होंने ये धमाके किए मालेगांव। साथ ही अजमेर ब्लास्ट, समझौता एक्सप्रेस ब्लास्ट और मक्का मस्जिद ब्लास्ट, इसमें इन लोगों के नाम शामिल हुए। गिरफ्तारियां होती हैं, इन लोगों के बयान होते हैं जो गिरफ्तार होते हैं, क्योंकि सेना के लोग शामिल थे उसमें, सर्विंग ऑफिसर भी शामिल है, रिटायर्ड ऑफिसर भी शामिल है, फिर आरएसएस से जुड़े हुए संगठन के लोग, वो लोग शामिल थे। एक नेक्सस काम कर रहा था और ये बाद में अभी भी हाल के दिनों में भी देखने को मिला। पिछली बार जब दिल्ली के इलेक्शन हो रहे थे उससे पहले दिल्ली में बहुत बड़े दंगे हुए थे, सीएनआरसी को खत्म करना था, जो प्रोटेस्ट चल रहे थे। उन दंगों में तकरीबन 55-56 लोग मारे गए थे, बेशुमार संपत्तियां तबाह बर्बाद हुई, सैकड़ों लोग जख्मी हुए थे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप उन दिनों गुजरात आए थे, भारत आए हुए थे, ये तब की बात है। देश की राजधानी में दंगे होते हैं, इतने बड़े फसाद। भारत के गृह मंत्री अमित शाह पार्लियामेंट के अंदर बताते हैं कि इन दंगों को करने के लिए दिल्ली के बाहर से 300 लोग आए थे। संसद में दिया उनका बयान है, 300 लोग आए थे। कौन लोग थे वो, किस किस को पकड़ा गया, इसके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई, किसी को नहीं मालूम। गृह मंत्री ने जब ये बयान दिया था तो लोगों की गिरफ्तारियां भी होनी थी। तो ये जो हेमंत करकरे की टीम थी, इसने बहुत बड़ा काम किया था। देश के अंदर असली आतंकवादियों के चेहरे उजागर कर दिए थे। यहां से आरएसएस को बड़ी परेशानी हुई, क्योंकि लोगों ने नाम ले दिए थे उसमें नरेश कुमार और मोहन भागवत के भी। जो लोग गिरफ्तार हुए थे उन्होंने जजेस के सामने कोर्ट में बयान हल्फिया दिए। अपने बयान जब रिकॉर्ड कराते हैं मजिस्ट्रेट के सामने, तो मजिस्ट्रेट के सामने उन्होंने बयान में कहा कि इसमें जानकारियां नरेश कुमार और मोहन भागवत को भी थी। आरएसएस का पूरा नेटवर्क उसमें इन्वॉल्व था आतंकवादी कार्रवाइयों में। हेमंत करकरे की हत्या हो जाती है, वो पूरा हत्या का मामला अलग है। किस तरह से वो 26/11 मुंबई ब्लास्ट का मामला पेश आता है और किस तरह से उन लोगों की हत्या की जाती है, उस पर कई सारी किताबें हैं। महाराष्ट्र के पूर्व कमिश्नर एस एम मुशर्रफ, उनकी किताब है हु किल्ड करकरे। महाराष्ट्र के मुंबई हाई कोर्ट के चीफ एक जस्टिस रहे डी वाई पाटले साहब, उनके बयान है, यूट्यूब पर उनके वीडियोज हैं कि मेरे पास, वो कहते हैं कि मेरे पास इस बात के सबूत हैं मोहन भागवत ने आईएसआई पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी से 24 करोड़ रुपए लिए हैं। उन्होंने पिटीशन भी दायर की और वो एक अलग मसला, हमने उस पर बात की पहले अपने वीडियोज में। तो हम दिल्ली की राजनीति की बात कर रहे थे। यह सारा खेल चल रहा था, आरएसएस बैकफुट पर थी, क्योंकि आरएसएस के पास इस तरह की जानकारियां पहुंच रही थी कि आरएसएस के खिलाफ एक बड़ा ऑपरेशन हो सकता है सरकार के लेवल पर। आरएसएस के बड़े लीडर्स को गिरफ्तार किया जा सकता है, आरएसएस के हेडक्वार्टर पर भी कार्रवाई हो सकती है उसके खिलाफ, और आरएसएस के जो देश भर में शाखाएं हैं या लोग हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। इस तरह की चीजें जब आरएसएस को जानकारी होती है तो वह बिल्कुल
साइलेंट हो जाती है, रेस्ट पोजीशन में आ जाती है अपने बचाव में। कोई बयान, किसी तरह का कोई हरकत, कुछ नहीं होता है, और बीजेपी जो है वो भी प्रेशर में आ जाती है। अब क्या किया जाए? तो एक नया फ्रंट खोला गया और उसके लिए इस्तेमाल किए गए अरविंद केजरीवाल। इंडिया अगेंस्ट करप्शन पूरी टीम को इकट्ठा किया गया। उसमें किरण बेदी और बाकी जो लोग थे सब को जमा करके फिर अन्ना हजारे से जंतर मंतर पर एक कार्यक्रम शुरू कराया गया। अनशन शुरू किया अन्ना हजारे ने 4 अप्रैल 2011 को, और वो बहुत बड़ा कार्यक्रम हो जाता है। पूरी आरएसएस ने अपनी ताकत, जितनी ताकत थी, सब झोंक दी थी उसमें। भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और आरएसएस से जुड़े हुए जो संगठन है, विष्णु देव प्रसाद वगैरह, इन लोगों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी उसमें। मीडिया को मैनेज कर लिया गया था और अन्ना हजारे को देश का दूसरा गांधी बना दिया गया था। तो बहुत बड़ा सफल कार्यक्रम होता है और केंद्र की सरकार बैकफुट पर आ जाती है अन्ना हजारे के आंदोलन से। देश भर में सरकार के खिलाफ माहौल बन जाता है। मीडिया ने बहुत अहम रोल अदा किया था, मीडिया करता रहा है हमेशा से। भारत के मीडिया का जब जब इनका रिकॉर्ड लिखा जाएगा, इतिहास लिखा जाएगा, तो इनको बड़े बुरे शब्दों में इस्तेमाल याद किया जाएगा। पिछले 4 दशक में भारत की मीडिया ने भारत की तबाही में कोई काम ऐसा नहीं है जो छोड़ा हो या न किया हो। 1990 से अब तक ये मीडिया यही काम करता रहा है। वो नए दुश्मन आइडेंटिफाई करके बताता है, दुश्मनों के खिलाफ क्रैकडाउन के काम करता है, दुश्मनों की इमेज खराब करता है, अपने ही लोगों को दुश्मन बना करके पेश करता है भारत का मीडिया। तो ये मीडिया उस वक्त लगा हुआ था, इसने आरएसएस के साथ मिल करके बड़ा भारी आंदोलन अन्ना का सफल बनाया। अन्ना हजारे के आंदोलन के बाद फिर रामदेव मैदान में आते हैं, क्योंकि एक तवातुर रखना था, उसमें प्रेशर में रखना था सरकार को। 4 जून को 4 जून 2011 को रामदेव भी अपना एक कार्यक्रम शुरू कर देते हैं रामलीला मैदान में, और काला धन वापस लेकर के आने का था। हजारों लोग उनके उस कार्यक्रम में शामिल थे, लेकिन वो सफल हो न सका। रामदेव को शलवार पहन करके, महिलाओं के कपड़े पहन करके मंच से कूद करके भागना पड़ा था। बहुत बुरी तरह फ्लॉप हो गया था रामदेव का कार्यक्रम। उधर टीम केजरीवाल, क्योंकि अरविंद केजरीवाल के अपने मकसद थे, वो उसमें मुस्तकिल काम करते रहे, क्योंकि वो सिर्फ ये जन लोकपाल और इसके लिए नहीं, केजरीवाल का अल्टीमेट टारगेट था पॉलिटिकल पार्टी बनाना, और उसमें आरएसएस उनकी मददगार थी, क्योंकि आरएसएस को भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस के खिलाफ एक ऐसा फ्रंट भी चाहिए था, जो अगर कांग्रेस के लोग हैं और कांग्रेस को से खफा हैं और कांग्रेस को वोट नहीं देना चाहते हैं और भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं करेंगे, तो किसी और को वोट करें। इसके लिए उन्होंने एक अल्टरनेट तैयार किया, केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल एक बहुत पढ़े लिखे और विजनरी पर्सन है। 1968 की उनकी पैदाइश है, IRS है, और बहुत बड़ा उनका कंट्रीब्यूशन भी है आरटीआई वगैरह को लेकर के। 2006 में नौकरी छोड़ देते हैं, उनकी वजह से देश में आरटीआई लागू हुई, फिर वो आरटीआई को लोगों तक समझाने के लिए पूरा एक कार्यक्रम चलाते हैं। अरविंद केजरीवाल की अपनी पहचान थी और उनके पास लोग थे। इसी का फायदा उठा करके केजरीवाल, क्योंकि उनको
आरएसएस की तरफ से हेल्प मिल रही थी, और साथ ही बाहर से भी बहुत सारे लोग थे जो उनको हेल्प कर रहे थे, कनाडा वगैरह से, यूके से। उस पर हम बात नहीं करेंगे। मैंने अपने उसी दौरान फेसबुक के पोस्ट पर और ट्विटर पर, जो अब एक्स है, इनकी जानकारियां मुसलसल लिखी थी, और वो बहुत ही साधारण सी बातें थी जो सबकी समझ में आ रही थी, जो थोड़ा सा भी गौर करने वाले लोग हैं। 2 अक्टूबर 2012 को अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी बनाने की का ऐलान किया, और ऑफिशियली 26 नवंबर 2012 को उन्होंने आम आदमी पार्टी की स्थापना कर दी। फिर दिल्ली के चुनाव होते हैं, और आम आदमी पार्टी बहुत जबरदस्त कामयाबी के साथ, बड़ी कामयाबी उनको मिली थी चुनाव में। 26 या 27 सीटें जीतने में कामयाब हो जाती है। कांग्रेस के समर्थन से अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बनते हैं। 49 दिन के बाद वो इस्तीफा दे देते हैं। तो कुछ इस तरह से आम आदमी पार्टी का वजूद में आना हुआ। पूरा जो उनके साथ संगठन था आरएसएस का, वो काम करता रहा। कांग्रेस को मुक्त भारत बनाना था, कांग्रेस मुक्त भारत बनाना था। इस काम में केजरीवाल भी शामिल थे, आरएसएस भी शामिल थी, बीजेपी भी शामिल थी, विश्व हिंदू परिषद भी शामिल था, सभी शामिल थे। एक जो बड़ी घटना हुई वो थी 30 जनवरी 2013। 30 जनवरी शायद 2012, कांग्रेस का अधिवेशन था जयपुर में। देखिए, कहाँ की चीजें कहाँ जुड़ती हैं, हम ये समझाने की कोशिश करें, या कोई हम अनोखी बात नहीं बता रहे, ना ही कोई किसी पे, लेकिन ये जानकारियां होना चाहिए, ये हुआ तो क्यों हुआ। कांग्रेस के उस अधिवेशन में सुशील कुमार शिंदे, जो गृह मंत्री भारत सरकार थे, वो एक बयान देते हैं कि आरएसएस के और भारतीय जनता पार्टी के कैंपों में आतंकवादियों को ट्रेनिंग दी जाती है। ये एक बयान देश की जो मौजूदा राजनीति है वहां तक पहुंचाने के लिए बड़ा जिम्मेदार है। इस बयान के जरिए शिंदे साहब ने संदेश भेजा था आरएसएस को कि आप सचेत हो जाएं, आपके खिलाफ बड़ी कार्रवाई होने की तैयारी की जा रही है। उसके बाद फिर ये रामदेव और अन्ना हजारे और केजरीवाल सब मैदान में उतारा गया, और कांग्रेस पार्टी को मीडिया की मदद से घेर लिया गया बुरी तरह से। सब बहुत प्रेशर में थी कांग्रेस पार्टी। पिछली बार के चुनाव दिल्ली में दंगों की चेसाई में हुए थे, आम आदमी पार्टी ने तब भी कामयाबी हासिल की थी। अब जो चुनाव होने जा रहे हैं, इस चुनाव में भी जो हम लीडर्स को देख रहे हैं एक पार्टी के, कभी वो कहते हैं इसके गालों की तरह यूं कर देंगे, कभी कह रहे हैं वो हिरनी की तरह भागी दौड़ रही है। बदतमीजी की हदें पार हो रही हैं। और पैसे का बेशुमार इस्तेमाल देश की राजधानी में हो रहा है। जो बहुत दूर के राज्य हैं वहाँ क्या होता होगा, ये चुनाव आयोग को देख लेना चाहिए। वैसे चुनाव आयोग देश में है नहीं, वो सब जो भी चुनाव है वो एक, बस चलो हो ही रहे हैं जैसे भी हो रहे हैं। चुनाव आयोग का कोई रोल भी नहीं है, सिर्फ वो चुनाव की तारीखें वगैरह बता देता है, ऊपर से पूछ करके कब कराने हैं सर, तो वो ऐलान कर दिया था। मुस्तकिल ये आरोप लग रहे हैं, कहीं बताया जा रहा है कि साड़ियां बांटी जा रही हैं, कहीं बताया जा रहा है सोने की चेन बांटी जा रही है, लेकिन कोई कार्रवाई चुनाव आयोग की तरफ से आप होते हुए नहीं देखेंगे। पिछले किसी चुनाव में भी नहीं देखी आपने। लोकसभा के चुनाव में क्या क्या नहीं कहा गया, तुम्हारी भैंस खोल ले जाएंगे, तुम्हारी बकरी खोल ले जाएंगे, तुम्हारा आरक्षण छीन करके मुसलमानों को बांट देंगे, तुम्हारी महिलाएं पता नहीं
कहाँ-कहाँ की बातें की गई, बँटोगे, कटोगे, क्या-क्या होगा। चुनाव आयोग को आप देखेंगे नहीं कहीं भी। अब ये जो चुनाव हो रहे हैं, केजरीवाल की कामयाबी की कई सारी वजहें भी हैं। उनका देखें वो एक अ, जिसको कहना चाहिए महत्वाकांक्षी पर्सन है, उनको एनार्किस्ट कह सकते हैं, कैसे भी कह सकते हैं। और मुमकिन है एक वक़्त वो खुद भी ये कहें कि हाँ, आरएसएस ने हमारी हेल्प की थी। कभी वो बायोग्राफी वगैरह लिखें तो वो कहेंगे खुद भी कि आरएसएस ने हमारी मदद की थी। ये चुनाव दिल्ली के लिए बड़े अहम है। अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी के लिए बहुत अहम है। भारतीय जनता पार्टी को इसमें शायद कुछ हासिल हुआ नहीं। पिछली बार से भी खराब नतीजे यहाँ होंगे उनके। जहाँ तक जो चीज़ें हैं उनको देख कर के महसूस हो रहा है। कांग्रेस पार्टी को ज़रूर इस बार फ़ायदा होगा। देश में देश में जो चीज़ें चलती रही हैं, हम ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि जो पिछले वक़्त की राजनीति है या जो चीज़ें पहले हुई, अन्ना ने आंदोलन क्यों किया था, रामदेव ने क्यों किया था, ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। उसकी वजह क्या थी? सुशील कुमार शिंदे ने जो बयान दिया था उसका क्या असर हुआ? क्योंकि देखें, अगर आप देखेंगे 2014 के चुनाव, उससे पहले भगदड़ मची हुई थी कांग्रेस में से लोगों को छोड़ करके जाने की, जो भारतीय जनता पार्टी में जाके शामिल हो रहे थे। बड़े काबिल लीडर हैं कांग्रेस के, मणिशंकर अय्यर साहब। उन्होंने एक बयान 2014 में दे दिया था, नीच, आपको ध्यान होगा इन्वर्टेड कॉमास में नीच, किसी एक शख्स के लिए इस्तेमाल किया था। पिछले साल उन्होंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी की भारत में पहली जो सरकार बनी थी वो पीवी नरसिम्हा राव की थी। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कांग्रेस में किस लेवल पर आरएसएस के लोग शामिल थे। कांग्रेस पार्टी को उन्होंने जकड़ रखा था। लेकिन जो मनमोहन सिंह के अगुवाई में सरकार बनी थी, वो अपने तरीके से काम कर रही थी। उसने जांच कराई दंगों की, उड़ीसा के दंगों की। उस एटीएस ने खुलासा किया कि देश में जो आतंकवादी कार्रवाइयां होती है कौन करता है। और उसमें आरएसएस के लोग पकड़े गए, आर्मी के लोग पकड़े गए, भारत की सेना के। आप अंदाजा लगाएं देश में चल क्या रहा था। हमारे जो कहने का मतलब है वो ये है, सेना के लोग शामिल थे उसमें। सिटिंग सर्विंग ऑफिसर प्रशांत श्रीकांत रोहित सर्विंग ऑफिसर था, वो गिरफ्तार होता है। और इनके बयान होते हैं तो मालूम होता है कि इंद्रेश कुमार, मोहन भागवत भी शामिल है। इनको भी सब जानकारियां हैं। समझौता एक्सप्रेस ब्लास्ट, मालेगांव ब्लास्ट, मक्का मस्जिद ब्लास्ट, अजमेर ब्लास्ट, पनवेल ब्लास्ट, तमाम अभिनव भारत का नाम आया था, तो सीधे सीधे आरएसएस से जुड़ा हुआ संगठन है। केजरीवाल का उदय इस तरह से हुआ था भारत की राजनीति में, और उसके साथ ही देश की पूरी राजनीति बदल गई। कांग्रेस जरूर सत्ता से बाहर हो गई, कांग्रेस मुक्त भारत की बात थी, वो होते नहीं। जो आइडियोलॉजिकल चीज़ें होती है वो खत्म नहीं होती। कांग्रेस एक विचारधारा है, नहीं खत्म होगी। आम आदमी पार्टी भी इस वक्त देश की एक बड़ी पार्टी बन चुकी है, वो भी खत्म नहीं होगी। अब देश में जो ये चुनाव हो रहे हैं दिल्ली में, इसके क्या नतीजे होंगे वो तो 8 फरवरी को पता चलेंगे। हमारे बात करने का मकसद सिर्फ इतना था कि आप जान सकें देश में जो हुआ है, लेकिन अभी इंसाफ नहीं हुआ।
धमाकों की जांचें हुई थी, उसमें लोग पकड़े गए थे, बाद में सबको एनआईए ने, सीबीआई ने सबको क्लीन चिट दे दिए, सब बच गए। क्योंकि सरकार बदल गई थी 2014 में। अब सरकार तो जिसकी होती है, जैसे चाहती है वैसा काम करती है। पुलवामा की जांच आज तक कोई पता नहीं किसी को, एक बड़ा मुद्दा है। ठीक इसी तरह से जैसे मालेगांव ब्लास्ट था, समझौता एक्सप्रेस ब्लास्ट था, उससे भी बहुत बड़ा मामला है पुलवामा। पुलवामा किसने किया था, क्यों किया था, ये पता होना चाहिए, देश की जनता को पता होना चाहिए। क्यों पता नहीं है, जांच क्या हुई यह किसी को जानकारी नहीं है। मीडिया बता देती है इसमें इसका हाथ था, इसका पैर था। आम आदमी उसी को ठीक समझ लेता है कि हाँ, ये जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है। और मीडिया ने तो बड़ी गत की है, बहुत बुरी हालत की है देश की, बड़ा नुकसान पहुंचा है। जब से प्राइवेट मीडिया, जो प्राइवेट चैनल है, न्यूज़ चैनल, इनकी एंट्री हुई, कमर्शियल मीडिया है, जो पैसे देता है, ज़्यादा पैसे